सन 2000 में भारत कई हत्या मामलों से जूझ रहा था, जिसमें तंदूर हत्याकांड भी शामिल था। आगे उसी वर्ष राजा कुलंदर का यह हत्याकांड लोगों को अंदर से डरा कर रख दिया था। आदमखोरी का ऐसा मामला भारत देश में पहले कभी नहीं हुआ था और इस मामले को सुनकर लोग कहीं भी अकेले जाने से डरने लगे थे। इसका कारण ये था कि हत्यारे ने प्रमाणित रूप से 14 से अधिक लोगों की हत्या की थी और मरने वालों के दिमाग का सूप बनाकर पीता था। इस भयंकर हत्याकांड की पूरी कहानी सुनने के लिए आगे वीडियो में बने रहें। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीक्रेट अनवील्ड पर। मैं अपने चैनल के द्वारा भारत के सभी सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं की कहानी आप तक लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सतर्क और सावधान रहें। मैं आज जो हत्याकांड की कहानी आप तक लेकर आया हूं, उसमें हत्याओं का खेल सन 2000 से पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन यह मामला सामने तब आया जब अचानक 14 दिसंबर 2000 को प्रयागराज के कीड़गंज इलाके से एक समाचार पत्रकार धीरेंद्र सिंह गायब हो गए। समाचार पत्रकार के रूप में उनका जीवन बहुत व्यस्त रहता था और काम के लिए वे कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे, जो एक पत्रकार के जीवन में सामान्य बात होती है। घर पर 1 या 2 दिन के लिए बातचीत न होने के कारण उनके परिवार को शुरुआत में कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने कई दिनों तक किसी भी घरवाले से संपर्क नहीं किया तो सभी परेशान हो गए और खोजने के लिए उन्होंने उनके करीब लोगों से संपर्क करना शुरू किया। धीरेंद्र के बारे में कोई सुराग नहीं मिलने के कारण उनके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में धीरेंद्र के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। घटना एक जाने माने पत्रकार की थी, इसलिए पुलिस भी तेजी से काम कर रही थी। यह केस हाई प्रोफाइल होने के कारण इसे नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे को सौंप दी गई थी। पुलिस ने जब धीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए, तब यह पता चला कि धीरेंद्र के गायब होने के कुछ समय पहले उनके मोबाइल से आखिरी बार 2 कॉल की गई थी। पहला कॉल सांसद के बेटे के पास की गई थी और दूसरा कॉल छ्योंकी गांव में। यह गांव कीड़गंज से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने पूछताछ के लिए सांसद के बेटे को उठा लिया और छ्योंकी गांव में उस घर का पता किया जहां से कॉल की गई थी। गांव जाकर आखिरी कॉल की जगह ढूंढते हुए पुलिस को पता चला कि धीरेंद्र के गायब होने से पहले जिस व्यक्ति से उन्होंने बात की थी वो फूलन देवी थी, जो कि उस गांव के जिला पंचायत की सदस्य थी और समुदाय में उनका अच्छा नाम था। जब उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो फूलन देवी ने बताया कि उनके पति राम निरंजन उसी गांव के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और उनसे 3 बच्चे हैं। धीरेंद्र के गायब होने की रात के कॉल के बारे में जब पूछा गया तो फूलन देवी ने बताया, जैसा कि वह जिला पंचायत की सदस्य हैं, उसकी वजह से धीरेंद्र अक्सर ही न्यूज़ कवरेज के सिलसिले में उनसे संपर्क में रहते हैं। उन्होंने यह कहा कि उन्हें धीरेंद्र के अचानक गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस को भी वैध कारण मिलने के कारण उन्होंने फूलन देवी और उनके परिवार पर किसी तरह का संदेह नहीं किया और गांव छोड़कर चले गए। कई दिनों तक कोई सबूत नहीं मिलने के कारण पुलिस ने गांव में कुछ महीने पहले हुए अन्य लापता लोगों की जांच शुरू की। ये रिपोर्ट आम लोगों के बारे में थी, इसलिए पुलिस धीरेंद्र के गायब होने से पहले इन्हें गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन लापता होने वाले व्यक्तियों की कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने के बाद उन्हें यह समझ आया कि सभी लोगों का किसी न किसी रूप से फूलन देवी से कनेक्शन था और इसमें से अधिकांश लोग उसी फोन नंबर से बात कर चुके थे। इससे फूलन देवी और उनके परिवार के ऊपर उनका शक और भी बढ़ गया था। इसीलिए पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया, जिसमें से उनके 3 बच्चे, उनका भाई वक्शराज और पति राम निरंजन शामिल थे। पुलिस ने परिवार के सदस्यों को एक एक करके उन लापता व्यक्तियों के बारे में पूछना शुरू किया। घर का हर एक सदस्य पुलिस को स्पष्ट जवाब दे रहा था, केवल फूलन देवी के भाई वक्शराज को छोड़कर।
वक्षराज सवालों के जवाब देते हुए बहुत घबरा रहा था, जिसके कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने देखा कि वक्षराज महंगी घड़ी और जूते पहने हुए था। इसके बारे में पूछे जाने पर वक्षराज ने पहले तो जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने ये बताया कि उसे यह घड़ी और जूते किसी ने उपहार में दिए थे। पुलिस को संदेह हुआ कि वह झूठ बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने उस घड़ी और जूती को लेकर धीरेंद्र के घर वालों को दिखाया। तब यह बात सामने आई कि यह घड़ी और जूते धीरेंद्र के ही थे। इसके बाद घड़ी और जूतों के आधार पर पुलिस ने निर्धारित किया कि परिवार का इन सभी लापता मामलों से किसी न किसी तरह का हाथ है। राम निरंजन और वक्षराज पर संदेह बढ़ने के साथ साथ पुलिस ने अपनी पूछताछ मजबूत की। वक्षराज टूट गया और उसने सभी जानकारी पुलिस को दे दी। फिर पुलिस ने राम निरंजन की पूछताछ शुरू की। इसमें उसने इस मामले से जुड़े सारी बातें बताने के लिए मान गया, लेकिन उससे पहले उसे कुछ खाने की जरूरत थी। पुलिस वालों ने उसकी ये बात मान ली और पूछा कि उसे क्या खाना है। इसके जवाब में राम निरंजन ने कहा कि उसे दाल खाना है, और वो भी पूरा कुकर भरकर, जिसे वह खुद पकाएगा। राम निरंजन की इस बात को सुनकर सभी पुलिस अधिकारी ने अपने सिर पकड़ लिए, कहा कि ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। राम निरंजन के खाने की ख्वाहिश पूरी होने के बाद पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है, जिसमें राम निरंजन घटना से जुड़ी बारीकियां बताता है और सभी को अपने फार्म हाउस पे ले जाता है। यह फार्म हाउस गांव से दूर एक खाली जगह पे बनी हुई थी, जहां लोगों का आना जाना न के बराबर होता था। और जैसा कि उसकी पत्नी फूलन देवी जिला पंचायत की सदस्य थी, तो राम निरंजन इस फार्म हाउस को चुनाव के प्रचार के लिए काम में लेता था, जहां ये चुनाव से जुड़े बैनर्स रखता था। पुलिस को अपने साथ वहां ले जाने पर अचानक से राम निरंजन के हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपनी आवाज में हल्का दबाव ले आता है और पुलिस वालों से कहता है, ये राजा कुलंदर की अदालत है। यहाँ राजा कुलंदर लोगों की उनकी गलतियों की सजा सुनाते हैं। इसे सुनकर पुलिस वालों की बात कुछ समझ नहीं आई। आगे जाकर राम निरंजन ने धीरे से जमीन खोदना शुरू किया और वहां से उसने वो चीज निकाली जिसे देखकर खड़े सभी पुलिसकर्मियों के रूह कांप गए। राम निरंजन के दोनों हाथों में इंसानी खोपड़ी थी, जिसमें अभी भी कीड़े लगे हुए थे, और खोपड़ी को भी अलग अलग रंगों से रंगा गया था। उसने एक एक कर वहां से कई खोपड़ियां निकाली और बोला, इनको राजा कुलंदर ने खुद सजा दी है। इन सारी बातों से पुलिस को पता चल गया था कि राम निरंजन ही ऐसा व्यक्ति है जिसे सभी लोगों के गायब होने का पता है। आगे धीरेंद्र के बारे में पूछे जाने पर राम निरंजन उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर रीवा ले जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और बताता है कि उसने धीरेंद्र की लाश को एक सुनसान से जंगल में ले जाकर एक तालाब के अंदर फेंक दिया था। पुलिस के आगे खोजने पर उन्हें धीरेंद्र की लाश मिलती है और उन्हें ये दिखता है कि धीरेंद्र का सिर और उसके गुप्तांग काट लिए गए थे। अभी तक इतनी बेरहमी से मारे गए धीरेंद्र को देखने के बाद और ये सारी बातें हो जाने के बाद बात यहाँ आकर अटक जाती है कि आखिरकार ये राजा कुलंदर है कौन। इसमें राम निरंजन की आगे की बातें सुनकर पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। राम निरंजन हल्की आवाज में कहता है, हम ही हैं राजा कुलंदर। अब तो साफ हो गया था कि राजा कुलंदर और कोई नहीं, राम निरंजन खुद था। दरअसल राम निरंजन कोल जनजाति से ताल्लुक रखता था, जिन्हें कोलारियन के रूप में जाना जाता है। ये समुदाय भारत के अन्य आदिवासी समुदायों में से एक है। कोल जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए राम निरंजन खुद को कोलों का राजा मानने लगा और उसने अपना नाम राजा कुलंदर रखा। इसके आधार पर ही उसने अपने बीवी का भी नाम बदलकर फूलन देवी कर दिया, जो एक भारतीय डकैत थी
और बाद में सांसद सदस्य भी बनी थी। राजा कुलंदर के 3 बच्चे भी थे जिनका नाम उसने खुद से अदालत, जमानत और आंदोलन रखा था। लेकिन ये सारी बातें कोर्ट में नहीं चलती, इसलिए पुलिस को चाहिए थे प्रॉपर सबूत जो कि ये साबित कर सके कि राम निरंजन ही राजा कुलंदर है और उसने खुद इन सभी लोगों का खून किया है। आगे पुलिस जब सबूत इकट्ठा करने में लगी थी तभी उनके हाथ एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था राजा की डायरी। आगे देखने पर उनको डायरी के हर पन्ने पर एक इंसान का नाम लिखा हुआ दिखा और सभी नामों को लिखकर काट दिया गया था, जिसमें से पहला नाम था कालीचरण श्रीवास्तव का और आखिरी नाम था खुद धीरेन्द्र सिंह का। उस डायरी में कुल 14 लोगों का नाम लिखा हुआ था। पूछताछ करने पर राम निरंजन धीरे धीरे सारी बातें पुलिस को बताता है। वो बताता है कि पहला खून उसने अपने दोस्त का ही किया था जिसका नाम कालीचरण श्रीवास्तव था। दरअसल कालीचरण श्रीवास्तव भी राम निरंजन के साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था और उसने बताया कि कालीचरण श्रीवास्तव ने उससे एक बार 30,000 रुपए उधार में लिए थे और बोला था कि कुछ दिनों में वापस कर देगा। राम निरंजन भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानकर पैसे दे दिया और कई दिनों के बाद बार बार उससे पैसे वापस मांगने के बावजूद कालीचरण श्रीवास्तव उसे उसके पैसे वापस नहीं दे रहा था। राम निरंजन ने ये तक बताया कि कालीचरण श्रीवास्तव एक बनिया था और उसने राम निरंजन से एक बार बोला था कि बनिए के जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता और ये बात राम निरंजन के दिमाग में घर कर गई थी। इसलिए उसने बार बार पैसे मांगने पर वापस न मिलने के कारण सबसे पहले अपने ही दोस्त का कत्ल करने का प्लान बनाया, जिसमें उसने अपने साले वक्षराज को भी शामिल कर लिया था। कार्य को अंजाम देने के लिए राम निरंजन कालीचरण श्रीवास्तव को किसी काम से एक रात अपने फार्म हाउस में बुलाता है और दोनों कुछ देर साथ बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर में राम निरंजन वक्षराज को कुछ खाने पीने को लाने के लिए अंदर भेजता है और वक्षराज को अंदर जाकर क्या करना था ये उसे अच्छी तरह से पता था। अंदर जाकर वो अपने हाथ में एक बंदूक लेकर आता है और उसी वक्त राम निरंजन कालीचरण श्रीवास्तव को अपने बातों में उलझा कर रखता है, जिससे कालीचरण श्रीवास्तव को जरा भी भनक नहीं लगी थी कि वक्षराज पीछे से आकर उसके सिर पर बंदूक तान चुका है और अगले ही पल बिना कुछ सोचे 2 गोली सीधे उसके सिर में मार देता है। इससे कालीचरण श्रीवास्तव की कुछ मिनटों में ही मौत हो जाती है। उसके बाद ऐसा माना जाता है और ये कोर्ट में भी प्रूफ हो चुका है कि दोनों मिलकर उसके सिर को उसके बदन से अलग कर देते हैं और राम निरंजन उसके भेजे को खुद से पानी में उबालकर उसका सूप बनाकर पीता है। राम निरंजन ने ये बात सबको बताई कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये मानता था कि एक बनिए का दिमाग आम आदमी से कई गुना ज़्यादा तेज चलता है और उसे भी अपने दिमाग को उसी तरह तेज करना था। डायरी में दूसरा नाम मोइन का लिखा था, जो एक मुस्लिम था और उसने भी राम निरंजन से 25,000 रुपये उधार में लिए थे। उसके पैसे न मिलने पर राम निरंजन ने उसको भी मारने का प्लान बनाया। मोइन को भी अपनी बातों में उलझाकर राम निरंजन ने उसे अपने फार्म हाउस में बुलाया और वो दोनों उसे भी कालीचरण श्रीवास्तव की तरह मार डालते हैं। राम निरंजन ने बताया कि मोइन के पास किसी को भी अपने वश में करने की शक्ति है और वो ये मानता था कि मोइन किसी को भी चुटकियों में अपने वश में कर सकता है। इसलिए उसने मोइन के भी भेजे का सूप तैयार करके पिया था ताकि उसे लोगों को वश में करने की शक्ति मिल जाए। आगे जब लाश को ठिकाने लगाने की बारी आती है तो राम निरंजन जानबूझकर उसकी बॉडी को गंगा नदी में फेंक देता है ताकि मुसलमान होने के कारण मोइन की आत्मा को शांति न मिल पाए। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना, बिल्कुल ठीक उसी तरह राम निरंजन के भी मुंह खून लग गया था। इसलिए वो आते जाते किसी का भी खून करने से अब डरता नहीं था। एक बार अपनी पत्नी फूलन देवी की तबीयत खराब होने के कारण वो और वक्षराज
उसे शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाने के लिए किराए में एक टाटा सुमो लेते हैं और फूलन देवी को डॉक्टर से दिखाकर वापस जब अपने गांव आ रहे थे तब राम निरंजन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, जिसके कारण उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राम निरंजन के दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि ये टाटा सुमो उसे चाहिए और कैसे भी करके इस गाड़ी के ड्राइवर को मार देना है। ये बात उसने वक्षराज को बताई और फिर क्या था, दोनों ने मिलकर उस ड्राइवर को रास्ते में ही मारकर फेंक दिया। ये सारा दृश्य फूलन देवी अपने आंखों से देख रही थी और उसे ये बात उसी दिन पता चल गई थी कि राम निरंजन कितना क्रूर इंसान है। आगे जाकर फूलन देवी के इसी बयान के आधार पर राम निरंजन को सजा मिलने में मदद मिली। सुनने को यह भी मिला था कि राम निरंजन ने एक बार एक ब्राह्मण की हत्या बस इस कारण से की थी कि उसने ये सुन रखा था कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी पेट की अंतड़ियां आम इंसान के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती हैं और वो इसका प्रमाण खुद अपनी आंखों से पेट की अंतड़ियों की लंबाई मापकर देखना चाहता था। जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तब राम निरंजन ने यह स्वीकार किया कि उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की जान इसलिए ली थी क्योंकि उसे लगता था कि धीरेन्द्र सिंह को उसके इन सारे काली करतूतों के बारे में पता चल गया है और वो इसको अपने अखबार में भी छाप सकता है। राम निरंजन और वक्षराज के खिलाफ चार्जशीट फरवरी 2001 में दाखिल की गई थी। उसके बाद से ही वो दोनों जेल में कैद हैं और कोर्ट की तारीख आने पर ही उन्हें बाहर ले जाया जाता था। सबूतों को इकट्ठा करने और उसे कोर्ट में जाहिर करने के लिए पुलिस को 12 साल लग गए। 12 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मेहताब अहमद ने सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए राम निरंजन और वक्षराज को 4 साल की कठोर कारावास और साथ ही साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। मुझे आशा है कि आपको यह राजा कुलंदर की वास्तविक घटना से संबंधित कहानी पसंद आई होगी और आपको उसके आपराधिक कामों के पीछे का कारण पता चल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सच्ची कहानी से जुड़ी वीडियो आप तक लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपका समर्थन हमारे साथ बना रहे और मुझे अन्य कहानियों को कवर करने का मौका मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।